नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी, सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और इसी बीच मैं फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लेके आता हूँ, जिसमें हम लोग अभी पॉलिटिकल के ओटी लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फिर लगा रहे हैं हम लोग अभी। फिर हम लोग साइंस के भी लगाएंगे और इसके हिस्ट्री के भी करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स के भी करेंगे, है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो स्कूलिंग एकेडमी में आपका स्वागत है और हम अभी एक नई चिंगारी की ओर आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है और तैयारी भी आपकी ज़ोरों शोरों से होगी। तो इसी बीच आप नए ऑब्जेक्टिव आपके साथ होंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि सत्ता के समकालीन केंद्र का अध्याय किस पुस्तक से है। वैसे आपकी दो पुस्तकें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो समकालीन केंद्र है अध्याय है वो किस पुस्तक से लिया गया है, ये मैंने बेसिक आपके नॉलेज के लिए रखा गया है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, समकालीन विश्व की राजनीति जो पुस्तक है आपकी, है ना, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर ये आपका। अगला जो आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे प्रमुख शक्ति केंद्र कौन से थे। हमको पता है कि जब शीत युद्ध हो रहा था, है ना, शीत युद्ध जब चल रहा था उसमें दो देश भाग ले रहे थे। एक अमेरिका था, है ना, अमेरिका, और एक सोवियत संघ। ये दो ही जो ऐसे थे, ये भाग ले रहे थे, है ना। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे प्रमुख शक्ति केंद्र कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ जो उभरे थे वो उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों उभरे थे, है ना। अच्छा, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई है तो हम लोग, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेके 1944 तक, सॉरी 45 तक, है ना। 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो इसमें पूछ रहे हैं कि वो आप कौन सा यूज करते थे, है ना। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे थे। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। चलिए, तो शीत युद्ध के दौरान विश्व व्यवस्था कैसी थी, है ना। तो शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध चल रहा था तो कौन सी व्यवस्था थी। तो आप सभी जानते हैं कि शीत युद्ध जब चल रहा था तो कौन सी व्यवस्था थी, बहुध्रुवीय व्यवस्था थी। क्योंकि हम लोग जब देख रहे थे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के देश, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, ये अलग अलग खेमे में थे, है ना। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था थी जब शीत युद्ध के दौर चल रहा था, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरी व्यवस्था कौन सी थी। सोवियत संघ जब विघटन हो गया था तो इस सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था। तो आपको डेट याद होना चाहिए कि 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया था, का विघटन हो गया था। और अमेरिका एक ऐसा देश था जो अकेला एकमात्र मतलब वर्चस्व में आया, है ना। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरी व्यवस्था क्या कौन सी थी, तो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी। कौन सी थी, अमेरिका के बाद, मतलब अमेरिका जब खत्म हो गया था तो कौन सी हो गई थी फिर, एक सॉरी, सोवियत संघ जब खत्म हो गया था तो अमेरिका क्या हो गया था, एक ध्रुवीय व्यवस्था बची हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध के बाद अमेरिका बना।
शीत युद्ध जब खत्म हुआ था 1991 में, तो कौन अकेला बचा था? शीत युद्ध के बाद अमेरिका बना, क्या बना था? मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका जो बना था वो महाशक्ति बनी थी, एकमात्र महाशक्ति बची हुई थी, क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो चुका था, है ना। तो महाशक्ति बची हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यूरोपीय संघ EU की शुरुआत किससे हुई थी? यूरोपीय संघ जो बना था कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस संधि से हुई थी, है ना। तो जो पूछा जाता है, तो ये जो हुई थी आपकी, कौन सी हुई थी? रोम संधि से हुई थी। किससे हुई थी? रोम संधि से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, रोम संधि से यूरोप संघ की शुरुआत हुई थी, है ना। आगे है, यूरोप संघ का औपचारिक गठन हुआ था, कब हुआ था यूरोप संघ का औपचारिक गठन? तो देखिए 1991 में सोवियत संघ खत्म होने के बाद कौन बना था फिर? यूरोपीय संघ बना। कौन बना? यूरोपीय संघ बना, है ना। तो यूरोपीय संघ जब बना था वो 1992 में बना था। कब बना था? 1992 में बना था, है ना। चलिए, तो इसके आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा क्या है? जो यूरोपीय हैं उनके जो देश हैं उनकी जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? तो सभी को पता होगी मेरे हिसाब से, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि उसकी मुद्रा क्या थी? यूरो। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम क्या है। चलिए आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ किस प्रकार की शक्ति है? हम देखें तो यूरोपीय संघ किस प्रकार की शक्ति है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो यूरोपीय संघ जो है वो किस प्रकार की मतलब शक्ति है? तो केवल ये आर्थिक शक्ति है। कौन सी है? आर्थिक शक्ति, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या। अब जितने यूरोपीय संघ जितने देश थे, जैसे कि हम बात करें एक सोवियत संघ, यहाँ करता हूँ मैं, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में कितने देश थे? 15 देश स्वतंत्र हुए थे। कितने देश? 15 देश। जब सोवियत संघ टूटा था 1991 में, तब 15 देश वहां से अलग हुए थे उससे, है ना। तो अभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या क्या है? आपकी पुस्तक में जो दिए गए हैं वो है 27। कितनी है? 27। तो 27 देश ऐसे थे जो मतलब सोवियत संघ देशों की संख्या है इसमें अभी फिलहाल, है ना। चलिए आगे है, चीन की अर्थव्यवस्था का आधार है। चीन जो है उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो चीन जो है उसका है साम्यवादी। क्या है? साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाता है चीन, है ना। तो चीन कौन सी अर्थव्यवस्था का आधार करता है? साम्यवादी और पूंजीवादी, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की ने आर्थिक सुधार शुरू कब किया था? जैसे आर्थिक सुधार की नीति बोला जाता है कि चीन ने आर्थिक सुधार की नीति कब अपनाई या कब लागू की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1978 में चीन ने क्या किया था? आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई थी, है ना। चलिए, तो 1978 में जो चीन था उसने आर्थिक सुधार की नीति अपनाई थी, है ना। आगे है, चीन के सुधारों के जनक माने जाते हैं, किसको माना जाता है चीन के सुधारों के जनक, है ना। आंसर बताइए आप। तो आपने, आई होप आपको सबको टिक कर लिए होंगे आपने, और साथ में मेरे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि कितने आंसर सही थे मेरे, कितने आंसर गलत थे, है ना। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, देंग सियोपोंग जो थे वो चीन के सुधार के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देंग सियोपोंग, है ना। बिंग आंसर। आप लोग जरूर इनका लगाइएगा टिक, है ना। आगे है, चीन किस प्रकार की शक्ति के रूप में उभरा? जब चीन बना था और उसके बाद ये चीन किस शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सी शक्ति के रूप में उभरा था? वैश्विक शक्ति के रूप में, है ना। विश्व स्तर पर जो आया था चीन उभर के, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम लोग अगर इतने थोड़ा सा जल्दी फास्ट चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी,
तो हम लोग जल्दी जल्दी आंसर, अगर आपको इसका और कमेंट जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, मैं इसको बिल्कुल आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, है ना। आगे है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कब बना था? चीन जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कब बना? तो कब बना था? 1971 में चीन जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बना था, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कब बना था? 1971 में, ठीक है। चलिए आगे आंसर है, भारत किस प्रकार की शक्ति माना जाता है? भारत को किस प्रकार की शक्ति माना जाता है? उभरती हुई, क्योंकि भारत जो है अभी विकासशील देश है। कौन से देश है? विकासशील। तो भारत को किस प्रकार की शक्ति माना जाता है? उभरती हुई शक्ति माना जाता है ना। भारत अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत सारे फील्डों में आगे जा रहा है, तो भारत को किस प्रकार की शक्ति माना जाता है? उभरती हुई शक्ति माना जाता है। आगे है, भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? भारत की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसका प्रमुख आधार क्या है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि, क्योंकि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, इसलिए उसकी प्रमुख शक्ति क्या है? आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत का आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। भारत का जो आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, है ना। आगे है, भारत किस समूह का सदस्य है? आप लोगों को पता है, सबको पता होना चाहिए कि नाटो जो है वो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का सैन्य संगठन है। इसकी हम बात करें नाटो की, है ना। और सोवियत संघ का कौन सा था? मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि सोवियत संघ का सैन्य संगठन कौन सा था? वार्सा पैक्ट था। कौन सा? वार्सा पैक्ट था, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत किस समूह का सदस्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स। जो ब्रिक्स है उसका समूह है, सदस्य है कौन? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में सम्मिलित देश नहीं है। ब्रिक्स में जो कौन कौन सा देश है और कौन सा देश में जो निम्नलिखित हैं दिए गए हैं इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? तो आप बताइएगा इसमें कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। जापान जो देश है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं है ना। बाकी रूस भी है, रूस और ब्राज़ील, ये भारत भी है, लेकिन जापान क्या नहीं है? ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। आगे है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स कब बना था? तो इस कब बना था? 2006 में ब्रिक्स बना हुआ था, है ना। तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 2006। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। रूस की शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? रूस की शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? ओके, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है आपके पास, रूस की शक्ति का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, है ना। सैन्य शक्ति हो जाएगी। रूस की जो सैन्य शक्ति है बहुत पावरफुल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो रूस किस संगठन का स्थायी सदस्य है? रूस किस संगठन का स्थायी सदस्य है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। मैंने आपको बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र जो बना था 1992 में, इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, और इसके 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, है ना। और 10 इसके सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं हम, सुरक्षा परिषद की, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। और जो स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य उनको वीटो पावर दी जाती है। कौन सी पावर? वीटो पावर, जो 5 देशों के पास है, फ्रांस, है ना, रूस, अमेरिका,
है ना, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, इनके पास क्या है, 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर, और ये इसके स्थायी सदस्य है ना सुरक्षा परिषद के। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। चलिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की आर्थिक शक्ति का आधार क्या है। जापान की आर्थिक शक्ति जो है उसका आधार क्या है ना। तो इसका आधार क्या है कि तकनीक और उद्योग, क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जापान, और उद्योग भी काफ़ी मात्रा में आगे बढ़ चुका है जापान में, है ना। तो आर्थिक स्थिति का आधार क्या है, तकनीक और उद्योग। अगला है, जापान को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं कि जापान को कहा जाता है आर्थिक महाशक्ति, क्योंकि जापान जो है वो अच्छी खासी महाशक्ति के रूप में उभरा है, कि उसकी ग्रो जीडीपी जो है वो बहुत हाई है ना, तो महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है। अगला है, एशिया की उभरती शक्ति क्या है। एशिया महाद्वीप जो है उसकी उभरती हुई शक्ति कौन सी है, चीन है, क्योंकि चीन पहले जनसंख्या में सबसे आगे भी था, और अभी भारत सबसे जनसंख्या में सबसे आगे होता जा रहा है। और चीन एक एशिया की उभरती हुई महाशक्ति के रूप में, क्योंकि चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, है ना, बहुत सारी नीतियां अपना रहा है चीन, जिसके कारण ये क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है ना। आगे है, बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है, बताइए। बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ है, तो आप सभी जानते हैं कि बहुध्रुवीय मतलब होता है कई शक्तियों का केंद्र, और एक ध्रुवीय मतलब होता है एक शक्ति का केंद्र। तो बहु विश्व क्या है, ना कई शक्तियों का केंद्र है ना। आगे है, नाटो, मैंने आपको बता ही दिया था नाटो क्या है। तो नाटो सैन्य संगठन है, क्या है, सैन्य संगठन, है ना। और कहाँ का है नाटो, तो नाटो है अमेरिका का, कहाँ का है, अमेरिका का, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है ना। तो ऑब्वियसली बात है, नाटो का मुख्यालय पूछेंगे तो नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रिसलेस में हो जाएगा, है ना, कहाँ हो जाएगा, ब्रिसलेस, है ना। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का है, ये याद रखना आप, और ये एक टाइप का सैन्य संगठन है ना। आगे है, अमेरिका की शक्ति का प्रमुख आधार क्या है। तो अमेरिका की शक्ति का प्रमुख आधार क्या है, सैन्य और आर्थिक शक्ति, है ना, सैन्य और आर्थिक शक्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदाहरण है, एक ध्रुवीय, है ना। जब शीत युद्ध चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध में 2 ध्रुव थे, है ना। तो इसलिए पहले चैप्टर का नाम आपका है दो ध्रुवीयता का अंत। एक ध्रुव में अमेरिका था और एक ध्रुव में सोवियत संघ था, है ना। तो दोनों को मिला के 2 ध्रुव बन जाते थे। जब शीत युद्ध खत्म हो गया 1991 में, तो सिर्फ क्या बचा, अमेरिका अकेला बचा, सोवियत संघ का खात्मा हो चुका था, है ना। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदाहरण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर बी, 1991 के बाद विश्व, है ना। तो ये एक ध्रुवीय व्यवस्था का होता है। चीन की मुद्रा क्या है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, युआन, युआन किसकी मुद्रा है ना, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है ना। तो ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। जापान की मुद्रा क्या है, बताइए आप लोग कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है, येन, है ना। तो जापान की मुद्रा क्या है, येन, है ना। और यूरोप की मुद्रा क्या है, यूरोप देश जो है उनकी है यूरो, है ना। और येन किसकी है, जापान की। डॉलर अमेरिका की, है ना। यूरो, यूरो है ये अपने सोवियत संघ के जो मतलब यूरोप संघ के जो देश थे उनकी थी, है ना। आगे है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ जो बना था उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रिसलेस में, है ना, ब्रिसेल्स में, सॉरी ब्रिसेल्स में है। और नाटो का भी यहीं पे है ना, नाटो का मुख्यालय भी ब्रिसेल्स में है, ठीक है। आगे चलते हैं, रूस की मुद्रा है, मैंने अभी आपको बताया कि रूस की मुद्रा क्या है, रूस की, हम यूरोपीय संघ की बात कर रहे थे अभी, यूरोप की यूरो थी, है ना, और जापान की येन थी, है ना, और चीन की रूबल थी, सॉरी सॉरी चीन की अलग, और ये रूस की कौन सी हो जाएगी, रूस की हो जाएगी रूबल, है ना। तो रूस की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, रूबल, है ना। और रुपया किसकी है, भारत की है ना। चलिए आगे चलते हैं, भारत की मुद्रा, ये देखिए भारत की मुद्रा आगे अभी हम बात कर रहे थे, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, है ना। चलिए
सभी पता होगा, ये तो सबको ही जानकारी होती होगी अपने पैसों के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति का अर्थ क्या है? वैश्विक राजनीति में शक्ति का अर्थ क्या है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। इसको हम बोलते हैं वैश्विक राजनीति। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। उभरती जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्थाओं का समूह कौन सा है? इसमें गठन जो G7 है, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है G7, ब्रिक्स, नाटो, EU है ना, यूरोप। इसके बाद इसमें बोला गया है कि भारतीय मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समूह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्रिक्स, है ना? कौन सा हो जाएगा? ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना पूछी जाती है तो 2006 में। कब हुई थी? 2006 में, है ना? अगला क्वेश्चन है कि G7 में शामिल देश है। G7 में शामिल देश है, G7, है ना? तो इसमें कौन सा देश शामिल है? तो जापान है। कौन सा देश शामिल है? जापान, है ना? अगला है 40 कि G20 में शामिल नहीं है। अब G20 जो होता है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन। इनमें से बताइएगा कि G7 में कौन नहीं, G20 में कौन नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है G20 में, है ना? पाकिस्तान को G20 में का सदस्यता देश नहीं है ये, है ना? चलिए, एशिया शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका क्या है? एशिया शक्ति संतुलन में जो पूरा एशिया है, एशिया महाद्वीप, आपने देखा होगा कि मतलब सुना होगा कि महाद्वीप 7 महाद्वीप है हमारे, है ना? 7 महाद्वीप में से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसकी संतुलन में भारत की भूमिका क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्या है, मतलब सीमित है, नग्न है, क्या है? तो भारत की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत एक तो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, और उभरती हुई जनसंख्या के रूप में, उभरती हुई आर्थिक स्थिति के रूप में भी भारत बहुत आगे चल रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन अमेरिका संबंध को कहा जाता है। चीन के अमेरिका का संबंध कैसा है? इसके बीच में एक टिप्पणी पहले पूछी गई थी कि चीन और अमेरिका का संबंध कैसा है ना? चीन और भारत का संबंध पूछा जाता है, और चीन और इसके पाकिस्तान का संबंध पूछा जाता है। तो चीन और अमेरिका का संबंध कैसा है? तो कैसा है? प्रतिस्पर्धात्मक है ना? प्रतिस्पर्धात्मक है चीन का और अमेरिका का संबंध, है ना? यूरोपीय संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ जब बना था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्यों बना था? आंसर आपको पता होगा, किस लिए बना था? आर्थिक और राजनीतिक एकता के लिए। क्या बना था? यूरोपीय संघ बना था, है ना? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में, है ना? याद रखिएगा। तो आर्थिक और राजनीतिक एकता को लेके बना था। अच्छा, बहुध्रुवीय विश्व भारत के लिए क्या है? बहुध्रुवीय विश्व भारत के लिए क्या है? बहुध्रुवीय मतलब होता है जिसमें बहुत सारे देश अपने अपने रूप से स्वतंत्र हैं, उसको हम कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व, है ना? तो भारत के लिए ये भारत के लिए कैसा है? तो भारत के लिए लाभदायक है, क्योंकि भारत अलग अलग देशों से अलग अलग व्यापार करता है ना? तो ये जो बहुध्रुवीय व्यवस्था है भारत के लिए क्या है? बहुत लाभदायक है। शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है? शक्ति जो पावर दी जाती है, संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन क्या है? युद्ध, है ना? क्योंकि युद्ध अगर शक्ति संतुलन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक देश दूसरे देश पे हमला कर देगा, है ना? आगे है, चीन की ओपन डोर पॉलिसी मतलब खुले द्वार की नीति संबंधित है। चीन की जो ओपन डोर पॉलिसी थी, खुले द्वार की नीति, वो संबंधित किससे है? तो अर्थव्यवस्था से है ना? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, और इसने कहा था चीन ने कि कोई भी देश, बाहर का देश चीन में आकर क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है ना? उसी को उसने क्या कहा था? खुले द्वार की नीति कहा था, है ना? चलिए आगे है, भारत को वैश्विक शक्ति बनने में बाधा है, कौन है? तो आपको सभी पता होगा कि भारत की जो गरीबी है, एक तो भारत में असमानता है और अवसंरचना है ना? तो ये सभी भारत की क्या है? वैश्विक शक्ति बनने में
बाधा बना रहे हैं, है ना। अगला है, रूस की विदेश नीति का लक्ष्य क्या है। रूस की जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य क्या है कुल मिला के, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वैश्विक प्रभाव पड़ता है, वैश्विक प्रभाव है इसका, है ना। रूस का विदेशी नीति का लक्ष्य क्या है, वैश्विक प्रभाव। आगे है, यूरोपीय संघ को कहा जाता है, बताइए यूरोपीय संघ को क्या कहा जाता है। यूरोपीय संघ कौन सा संगठन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन सा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन, यूरोपीय संघ, है ना। तो यूरोपीय संघ को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। आगे है, सत्ता के समकालीन केंद्र अध्याय का प्रमुख विषय। सत्ता का जो समकालीन केंद्र अध्याय है उसका प्रमुख विषय क्या है, इसका जवाब आप हमें मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में मैं आपके ये देखूंगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, है ना। और और आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल में कम से कम फुल में से फुल मार्क्स आए ओटी में, है ना, क्योंकि 32 नंबर के एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो सोचिए आप कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, है ना। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये जो फ्री पीडीएफ चाहिए, है ना, आपको अगर ये फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप मुझे कमेंट करिएगा, और इसको आप कमेंट जब करेंगे तो मैं आपको ये फ्री पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको मैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट होता है आपका तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखता हूँ मैं, है ना। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट पूरा ऑब्जेक्टिव लेके आने वाला हूँ, पूरा पॉलिटिकल साइंस के हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, है ना, ताकि आपकी तैयारी क्या हो, बेहतर से बेहतर हो सके, है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।